हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एंड मस्ती। तो बच्चों, वन शॉट सीरीज पे आज हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे पहले के जो टॉपिक हुए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारा क्वेश्चन बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, सैम्पल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। फालतू फंड के क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं है। यानी प्योरली अप्लाइड मैथ्स का ही कंटेंट उसके अंदर है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये टॉपिक आपका 8 मार्क्स का टॉपिक है। और इस 8 मार्क्स को आप इसमें बड़े मतलब प्यार से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 मार्क्स में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आएगा, या तो केस स्टडी में बन के आएगा 4 नंबर का या 5 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है या दो का, फिर और एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। इस तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है। तो हम पहले यहाँ पर सीखेंगे कि भाई जो आपको इनइक्वलिटीज इसमें दी होती हैं उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उनकी फॉर्मेशन बनाना भी सीखेंगे और फिर दोनों का कम्बिनेशन भी करेंगे। यानी इस एक वीडियो के अंदर ही आप पूरा एलपीपी सीख सकते हो, अगर आप थोड़ा ढंग से ध्यान दो। और उसके अलावा बस आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेने हैं और आपका एलपीपी जो है पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी आप एलपीपी के क्वेश्चंस करते हो तो उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाना होता है। अगर आपको कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं तो ये ऑलरेडी दिया हुआ होगा, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। उसके बाद जो आपको लिमिटेशंस दी होंगी क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये चीज़ बनानी है तो इतने घंटे के लिए ये मशीन अवेलेबल है, या ये इंग्रेडिएंट बनाना है तो विटामिन ए इतना है, विटामिन बी इतना है। तो वो जो लिमिटेशंस दी होती हैं उन लिमिटेशंस की हेल्प से आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने हो। इनके अंदर हमेशा लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन ही आएगा। ठीक है, कभी भी इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन इक्वलिटीज कर रहे हैं। उसके बाद आपको फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन निकालने होंगे, उसको हम शेड करके निकालेंगे। शेड करने के बाद फिर वहां से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा गया होगा कि हमें इसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, तो वो किस वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन में निकालेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, मतलब एलपीपी का हम फॉर्मुलेट करेंगे। अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो कई बार इतना ही पूछा हुआ होता है कि भाई आपको सिर्फ एलपीपी बनानी है। फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट मेथड आपको करना है, ये लास्ट ईयर था, इस बार सिलेबस में से ये डिलीट कर दिया गया है। हालांकि ये सिलेबस में होने के बावजूद भी इसका क्वेश्चन कभी आया नहीं था, तो वो बढ़िया गया, डिलीट कर दिया। कन्फ्यूजन दो थी स्टूडेंट की, वो टाइम जो लगता था इसके अंदर वो आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। यानी एमएल की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 14.1 14.2 करनी है, 14.3 आपको नहीं करनी। ठीक है, अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइट प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सबको हम समझेंगे, इन सबको हम करेंगे। तो पहले सिर्फ हम ये सीखते हैं कि कैसे इनको हमें सॉल्व करना होता है। अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट है तो कोर मैथ्स के सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि इनको सॉल्यूशन कैसे करना है, फॉर्मेशन वगैरह का टॉपिक वहां से अब डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैक्सिमाइज करना है, इस जेड को मैक्सिमाइज करना है। वैल्यू आप इसकी दे रखी है 5x प्लस में 3y, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, और आपको जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको लिख लो। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, ये सेकेंड कंस्ट्रेंट हो गया। इसके अलावा ये जो x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपका थर्ड कंस्ट्रेंट हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका जो ग्राफ आपको बनाना है, उस ग्राफ में आपको इनकी लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, ग्राफ में इनकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले हम इस वाली इक्वेशन को लेते हैं। ड्रॉ द लाइंस ऑफ ड्रॉ द लाइंस ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, और दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास 5x प्लस में 2y इक्वल्स टू 10। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इक्वल्स टू यूज करना है। ठीक है, ग्राफ में भी लिखोगे तो इक्वल्स टू ही लिखना है।
अब इसको लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपने जैसे 10th 11th में ग्राफ बनाए होंगे, आप इस तरह से एक टेबल बनाते थे, तो वो टेबल आप बनाना चाहो बना सकते हो, वर्बली करना चाहो वर्बली कर सकते हो, मर्जी आपकी। इसके अंदर क्या करो आप, एक दो तीन ऐसे पॉइंट मत लो, सीधा जीरो, एक बार एक्स को जीरो लो, एक बार वाई को जीरो लो। एक्स को जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, और वाई को जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। इसके भी ले लेते हैं पॉइंट। एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो वाई 5 आ जाएगा, वाई की जीरो करेंगे तो एक्स 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू 3, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। ग्राफ में आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, मैं अभी तो बस रफली बना रहा हूँ इसको। तो ये लाइन आपके पास आ गई। ठीक है, लाइंस पे एरो लगा देना। 0 5 यहाँ पर हो गया, और 2 0 यहाँ पर हो गया। चलो यहाँ से आएगी तो यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपके पास। अब उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टेस्ट। ठीक है, कई बार इसे जीरो टेस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन हर सिचुएशन में जीरो नहीं लगता, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर जीरो टेस्ट हम यूज़ नहीं करते। तो पॉइंट टेस्ट में क्या होगा, आपको इस ग्राफ में इस ग्राफ में आपको कोई भी पॉइंट ले लेने हैं, और आपको इन इक्वेशंस को चेक करना है कि किससे सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं हम 0 0। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट में करना और सेकंड में करना, थर्ड में करने की जरूरत नहीं है, थर्ड का ही बताता हूँ क्या रोल है। तो फर्स्ट में हम करेंगे, देखो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो आ जाएगा 0 < 15। अब ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 15 से छोटा होता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट आप टेस्ट कर रहे हो वो पॉइंट हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो अगर हम इस लाइन के लिए टेस्ट कर रहे थे, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, ये हमारी सेकंड। तो फर्स्ट के हिसाब से अगर हम देखें, जो हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ट्रू आ रहा है। ट्रू का मतलब है कि 0 0 इसके सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो इस लाइन में 0 0 इस तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 0 होता है ओरिजिन, तो आपको इसके इस तरफ शेड करना है। ऐसे आप दूसरे में भी चेक करोगे तो 0 < 10, तो यहाँ पर भी आपके पास ये ट्रू आ रहा है। तो इसके हिसाब से भी देखेंगे 0 0 इसी तरफ आएगा, तो इसका शेड भी इधर करेंगे। अब दोनों का जो कॉमन शेड है वो ये वाला शेड है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दोनों दे रखे हैं। जब ये दोनों आपको देंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव कहाँ पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं। तो इनका काम क्या करना है, इनके लिए आपको कुछ लाइन वाइन ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स जीरो की लाइन ऑलरेडी ये होती है, वाई जीरो की लाइन ऑलरेडी ये होती है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपना आंसर देंगे। ये आपके लिए एक बाउंड्री लाइन का काम करती है। ठीक है, इधर से ये पाकिस्तान है, इधर से ये बांग्लादेश है, इससे आगे आपको नहीं जाना है, अपने ही देश में रहना है भैया, सेफ रहना है। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ इतना है। आपने शेड कर दिया, शेड करने पर ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। अब फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब इसके कॉर्नर्स निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं। तो एक पॉइंट तो ये इसका कॉर्नर बन रहा है, एक ये इसका कॉर्नर बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये तीनों पॉइंट तो हमारे पास है। एक ये वाला पॉइंट रह गया जो अभी हमें नहीं पता। इसको पता लगाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप तो उसको ग्राफ में बनाओगे, तो आपका तो बढ़िया से ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है। लेकिन ग्राफ में अगर आप लेते हो पॉइंट, तो उसको आप चेक जरूर कर लेना इन इक्वेशन से कि भाई सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ में जो पॉइंट होते हैं लगता तो ऐसा है कि भाई ये 2 पे काट रहा है, लेकिन हो सकता है वो 1.9 पर क्रॉस करके जा रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा फर्क भी अगर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे जो बेटर तरीका है वो तो यही रहता है कि दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। चाहे इसको रफली सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ पर दिखाना है यहाँ पर दिखा दो, मर्जी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो ये बन गया 5 से 15, 25, 15 पंजे 75। इसको 3 से कर लेते हैं, 15, 3 दूनी 6, और ये हो गया 30।
तो 25 में से 6 गए 19, और यहाँ पर आ जाएगा 5 7 3 4 45। तो y की वैल्यू आ जाएगी 45/19। अब 45/19 देखो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये ग्राफ में आपको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो y की वैल्यू 45/19 है, इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस में 5 इंटू में 45/19 इक्वल्स टू 15। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 19 पंजे 95 बचे 19, ओ सॉरी बचा एक, 19 और एक 20, 205। 205 तो फिर ये नेगेटिव पॉइंट आएगा, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ना कहीं गलती तो नहीं करी हमने। इसको 5 से किया, 5 3 15, 25, 15 पंजे 75, इसको किया हमने 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 6 और 30। साइन चेंज कर दिए, 25 में से 6 गए 19, 75 में से 30 गए 45। तो वाई की वैल्यू आ गई ये 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, और पुट हमने करी है ये फर्स्ट। तो 15 में 135, बचे 13, 15 और 13, 15 और 13 28, 285। 0, 8 में से 2 गए 6, 3 से इसको काट दोगे, एक्स की वैल्यू आएगी 20/19, तो ये पॉइंट आपका बनेगा 20/19 और 45/19। ठीक है, इसको चाहे आप रफली सॉल्व कर लेना, चाहे इसको आप सॉल्यूशन में पार्ट में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है ये बन गए, यहाँ से आप इतना दिखा देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 20/19 एंड 45/19। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिख लो आप। यहाँ पर z लिखो, z कितना था 3x प्लस में 5x प्लस में 3y। अब जो जो कॉर्नर पॉइंट आपने निकालने, एक तो 0 0 लिया है, ठीक है, एक आया था हमारा 2 0, एक था 0 3, और एक हमने ये सॉल्व करके निकाला हुआ 20/19 45/19। 0, 5 दूनी 10, 3 से करेंगे 3 3 9, 20 पंजे 100, और 45 को 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13, तो ये आ जाएगा 5 1 3 और एक 4, 415/19। 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13। इस पॉइंट को पुट करते हैं, 20 पंजे 100 प्लस 3 से यहाँ पर करते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 235/90। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी सबसे ज़्यादा। इसको आप दिखा दो भाई, मैक्सिमम एट 2019 एंड 45/9। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि z आपको ये दे रखा है, कंस्ट्रेंट्स आपको ये दे रखे हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट हो गया 2x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। दूसरा आ गया x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही ग्राफ बनाओ इनका। ग्राफ बनाएंगे, लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ 2x प्लस में y इक्वल्स टू 3, और x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर देखो, x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू 3/2। 3/2 मतलब 1.5। अब इसको फ्रैक्शन में लिखे रहने देना, तो हमारे पास ये आ गया।
यहाँ पर एक्स को जीरो करते हैं तो वाई थ्री आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। वाई को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। इसकी जो लाइन है वो ऐसे आ गई। अब इसमें शेड करते हैं। पॉइंट टेस्ट करोगे अगर आप इसमें तो जीरो जीरो, इसमें करेंगे जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, तो ये तो फॉल्स आ रहा है। दूसरे में करेंगे तो ये भी फॉल्स आ रहा है। तो दोनों केसेस में फॉल्स आ रहा है, तो दोनों में जो ओरिजिन की साइड है उस तरफ शेड नहीं करेंगे, इसके अपोजिट चले जाएंगे। तो जैसे ये वाली लाइन थी, इस वाली लाइन में ओरिजिन इधर है तो इसका शेड इस साइड होगा, और जो दूसरी लाइन थी इसकी शेड भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मतलब कॉमन अगर बात करेंगे तो कॉमन हमारे पास ये शेड होगा। तो यहाँ पर इसके ये अनबाउंडेड रीजन है, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट है एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये दो कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट लिखो यहाँ पर, जेड लिखो। तो कॉर्नर पॉइंट आ गया आपका, एक तो आया था 60, एक आया 03। पुट करते हैं यहाँ पर तो 6 आ गई वैल्यू, यहाँ पर पुट करते हैं ये भी 6 आ गई, तो दोनों वैल्यू सेम है। तो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछेगा यही वैल्यू कंसिडर होगी, तो ये आपके पास मिनिमम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जब दो पॉइंट पर आपके पास सेम वैल्यू आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस पर मिनिमम है या इस पर मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट आ रहा है उस लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सभी पर ये वैल्यू मिनिमम आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एवरी पॉइंट मिनिमम वैल्यू इज सिक्स, मिनिमम वैल्यू इज सिक्स एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट joining the point, joining the point 60 एंड 03। ये यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है तो इसका जो सॉल्यूशन है एक तरह से इन्फिनाइट निकल गया। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सारे ही हमारे सॉल्यूशन है, सारे ही हमें जो वैल्यू है वो सिक्स के बराबर ही देंगे। ठीक है, उसके बाद अनबाउंडेड वाला एक केस और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पर भी अनबाउंडेड का ही केस था, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट आ रखे थे ये वाले, तो इन दोनों पर ही हमारी वैल्यू सेम आ रही। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पर वैल्यू सेम आए तो क्या होगा? देखो यहाँ पर 2x प्लस में वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ 2x प्लस में वाई इक्वल्स टू थ्री और वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो एक्स की जगह जीरो करोगे वाई की वैल्यू थ्री आ जाएगी, वाई जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू 3/2। अब दूसरे वाले में देखो, अगर दूसरे वाले की मैं टेबल बनाऊं तो देखो जैसे हम इसकी टेबल बनाते हैं, इसकी टेबल में अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ, अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी। तो जो हम ये अलग अलग पॉइंट ले रहे थे, एक बार एक्स को जीरो एक बार वाई को जीरो, वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें वाई और एक्स होगा, खाली कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें हमेशा जीरो जीरो एक्स और वाई आ जाएगा। अब लेकिन लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम दो पॉइंट तो चाहिए चाहिए, तो आप यहाँ पर कोई और पॉइंट ले लो, क्योंकि हम जीरो जीरो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है बस। और लाइन बनाने के लिए आप पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं एक्स को यहाँ पर वन लेता हूँ तो वाई की वैल्यू भी वन आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली ऐसे। अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तो पॉइंट जीरो जीरो हो गया और एक पॉइंट वन वन हो गया, तो यहाँ से कहीं इस तरह से लाइन हमारी ये पास करेगी। ग्राफ में आप करोगे तो सही से आपकी लाइन पास हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट टेस्ट करेंगे तो पॉइंट टेस्ट में जो पहले वाला है उसके अंदर तो आप पुट करो, पुट करो वैसे वही जीरो जीरो टेस्ट करो। तो जीरो जीरो यहाँ करेंगे तो आ जाएगा जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, तो स्टेटमेंट होगी इसकी फॉल्स। तो इसका मतलब है ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा, मतलब ये वाला पोर्शन इसका शेड होगा। अब इसके अंदर हम अगर टेस्ट करते हैं जीरो जीरो तो उससे हमें पता चलेगा ही नहीं कि हमें शेड इधर करना है या शेड इधर करना है,
क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी जीरो जीरो से पास हो रही है। तो मैं जीरो के लेफ्ट में लूँ या जीरो के राइट में लूँ, पता चलेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में जो लाइन जीरो जीरो से पास हो रही है, उसमें पॉइंट टेस्ट के लिए आप कोई और पॉइंट ले लो। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो ऐसा जो इस लाइन के ऊपर ना आता हो। और सबसे सेफ रहता है कि आप यहाँ पर एक्सिस का पॉइंट ले लो, या तो एक्स एक्सिस का ले लो या वाई एक्सिस का ले लो। जैसे वाई एक्सिस का यही पॉइंट है, इसी को चेक कर लो, 0 3। इसमें पुट कर लो आप 0 3, 0 3 कर लो, 0 1 कर लो, 0 2 कर लो, कुछ भी कर लो। मैं 0 2 ले लेता हूँ। तो 0 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर ही आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। अब ये स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि आपने जो पॉइंट लिया था 0 0, वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, यानी 0 2 इधर कहीं आएगा, तो इसका शेड इस तरफ हो जाएगा। तो दोनों के कॉमन शेड की बात करें तो ये दोनों की कॉमन शेड होगी। अब इसके अंदर आपके पास कॉर्नर पॉइंट एक तो ये आ गया, एक पॉइंट ये होगा जो कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो, अगर मैं 2x + y है यहाँ पर, 2x + y इक्वल्स टू 3, और -x + y इक्वल्स टू 0। एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाएंगे तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। और एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो पॉइंट आपका ये आ जाएगा 1 1। तो कॉर्नर पॉइंट क्या बना? कॉर्नर पॉइंट एक तो बना हमारा 0 3, और एक बन गया 1 1। अब z कितना था? z था हमारा 6x प्लस में y। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको पुट करेंगे 6 + 3 और 6 + 1, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर पूछ रहा था आपसे मैक्सिमम, ठीक है, तो ये मैक्सिमम तो ये आ रहा है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या अभी यहाँ पर और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो कि अ, इस पॉइंट के अलावा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारी 7, क्या और कोई मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पर पॉसिबल है? वो कब करना है आपको? जब जो फिजिबल रीजन है आपका, शेडेड रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, बाउंडेड वाले में नहीं करना। ठीक है, अनबाउंडेड वाले में भी अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें दोनों पे सेम हो तो इसमें भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला केस आ गया तो इसमें आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ दिखा दो, बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, वी ड्रॉ। तो हम एक इनइक्वालिटी ड्रॉ करेंगे। जेड की वैल्यू हम चेक करेंगे 6x + y। यहाँ पर ये मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम देखेंगे कि इससे बड़ी कोई वैल्यू और पॉसिबल है या नहीं। 7 से बड़ी जेड के लिए कोई और वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो अब यहाँ पर जब इसकी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट तो आपका ये आएगा ही आएगा 1 1। यहाँ से तो लाइन आपकी पास करेगी करेगी। एक पॉइंट और निकाल लो, एक पॉइंट आप कोई सा भी निकाल लो। जैसे अगर हम इसको x को 0 कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो y की वैल्यू 7 यहाँ पर कहीं आएगी। एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है, और एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों से एक हम लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन अगर आपकी शेडेड रीजन के अंदर से पास हो गई, शेडेड रीजन के अगर अंदर से पास हो गई, तो आप इसमें कह दोगे नहीं भैया, इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये शेडेड के अंदर से पास नहीं होनी चाहिए। ये उसी पॉइंट से अगर खाली पास होती, यहाँ से कहीं बाहर से ऐसे जाती, तो सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल होता। अभी इसका आ जाएगा, यहाँ पर दिखा दो, ड्रॉ दिस विच पासेस थ्रू शेडेड रीजन, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट में कहता है कि आपको जेड ये दे रखा है और कंस्टेंट दिया हुआ है पहला, x - y लेस देन इक्वल्स टू -1। दूसरा दिया है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं पहले।
की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -1, तो नीचे आएगी और यहाँ पर -1 लगा हुआ है, तो वाई की वैल्यू +1 ही आएगी। और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की -1 आएगी। थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, x की वैल्यू -1। ये लाइन हमारी ऐसे गई। फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर फिर से देखो x और y आ गया, तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था सेम वही काम हो जाएगा यहाँ पर। एक बार 0 0 आ जाएगा, एक बार x की जगह 1 पुट करोगे तो y भी 1 हो जाएगा। इसकी जो लाइन है वो ऐसा आ जाएगी। अब चेक करो, इसमें पॉइंट टेस्ट करो, पहले वाले में पुट करो 0 0, तो इसमें 0 करेंगे तो आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू -1। 0 तो -1 से बड़ा होता है, तो स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि 0 0 की तरफ शेड नहीं होगा, इसका शेड हो जाएगा ऊपर की तरफ। और जो दूसरे वाला है उसमें 0 0 पुट ना करके उसमें आप पुट कर लो 1 0, तो 1 0 करोगे एक्स की जगह 1, यहाँ पर 0, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। तो 1 0 अगर हम देखें तो 1 0 इधर आएगा, तो ये ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब इसका शेड इधर होगा। इस लाइन का जो शेड है वो तो इधर बनेगा, इस लाइन का शेड उधर ऊपर बनेगा। ये दोनों आपको दे रखे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको जाना नहीं है, तो इसका शेड इधर है, फर्स्ट को छोड़ कर नहीं जाना मतलब। तो इसका शेड इधर आ गया, इसका शेड इधर आ गया, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन नहीं आया, तो देर इज नो कॉमन शेडेड रीजन। और कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब है कि इसका भी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो, देर इज नो सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस में z आपको ये दे रखा है, ये कंस्ट्रेंट है x+3y -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3 को इधर ले जाओ, x+3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। दूसरे में कह रहा है x+y -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x+y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और उसके अलावा x और y, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं इनकी। तो पहले वाले को देखो, इसमें अगर हम टेबल बनाते हैं तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सेकेंड वाले में अगर x को 0 करते हैं तो y 2 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x भी 2 आएगा। इसमें आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आ जाएगा यहाँ। अब इनका शेड देखो, अगर इसमें पुट करता हूँ मैं 0 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। दूसरे में पुट करता हूँ तो इसकी स्टेटमेंट भी फॉल्स आ रही है। तो यानी दोनों का जो शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन चला गया। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब है ये वाला पोर्शन आपका शेडेड आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 3y - y 2y आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 1। 2y इक्वल्स टू 1 मतलब y की वैल्यू तो आ जाएगी 1/2। अगर y की 1/2 है तो यहाँ पर पुट करने पर x की आ जाएगी 3/2। तो ये इसका पॉइंट आ गया 3/2 और 1/2। कॉर्नर पॉइंट बन गया आपके पास, z है 3x प्लस में 5y। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बन गया, एक तो 0 2 बन गया, एक 3/2 1/2, और एक पॉइंट आ गया 3 0। 0 2 यहाँ पर पुट करेंगे
10 हो जाएगा, 3/2 करा तो 9/2 प्लस 5/2, ये आ जाएगा आपके पास 7। 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9। अब इसमें तो वैल्यू हमारी सारी निकल गई। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज वैल्यू पूछी गई है, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी 7। अब ये चेक करते हैं कि क्या इसमें z के लिए क्या इससे कोई मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है या नहीं। तो हम वही ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटी, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन जो है, इसका जो शेडेड रीजन है वो अनबाउंडेड है। तो इनइक्वालिटी हम ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू क्या आपके पास 3x प्लस में 5y, मिनिमम पूछा है तो लेस देन 7। तो एक पॉइंट तो आपका ये बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहीं से हमारी वैल्यू 7 निकली थी। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, तो उसके लिए अगर x को 0 करते हो तो y की वैल्यू आएगी 7/5 यानी 1.4। तो 1.4 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, और इसको दोनों को पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से पास करके गई है, अन जो शेडेड रीजन है वहां से ये पास नहीं करी है। तो यहाँ दिखा देंगे विच डज नॉट पास थ्रू, विच डज नॉट पास थ्रू शेडेड रीजन। यानी और कोई कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही सी पॉइंट पर वैल्यू पॉसिबल है, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 7। ये पॉइंट दिखाना चाहो पॉइंट भी दिखा दो, 3/2 एंड 1/2। तो अलग अलग टाइप के जितनी भी इनिक्विलिटीज बन सकती थी, जो जो सॉल्यूशन इसके बन सकते थे, वो सारे हमने कर लिए यहाँ पर डिस्कस। अब उसके बाद जो क्वेश्चन दूसरा है, इसमें इस तरह से बन सकता है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर फॉर्मुलेट करने को बोलेगा, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पर आपको बनाने हैं, स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ के आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जो जो आपको चीजें दे रखी है, देखो ये कह रहा है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर मेक्स टू प्रोडक्ट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको सजेस्ट करूंगा आप एक ऐसे टेबल टाइप बना लो। क्या क्या बना रहे हो आप यहाँ पर, चेयर बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, दो चीजें बना रहे हो। इनको बनाने के लिए क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए हम दो मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन ए और मशीन बी, मशीन ए और मशीन बी। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, और चेयर टेबल को यहाँ बुक में ज्यादातर ऐसे लिखा होता है, मशीन जो है ऊपर लिखी होंगी, चेयर टेबल यहाँ पर लिखी, वो मर्जी आपकी जैसे आप कंफर्टेबल। अब देखो यहाँ पर बनाने के लिए स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ो, क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं। प्रोसेसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज डन ऑन टू मशीन ए एंड बी। ए चेयर रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन ए। चेयर को मशीन ए पर 2 घंटे लगते हैं, एंड 6 आवर ऑन मशीन बी। ए टेबल रिक्वायर 5 आवर्स ऑन मशीन ए एंड नो टाइम ऑन मशीन बी। तो मशीन टाइम उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको मशीन टाइम कुछ भी नहीं चाहिए। देर आर 16 आवर्स पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए एंड 30 आवर्स ऑन मशीन बी। जो मशीन ए है हमारे पास पूरे दिन में 16 घंटे के लिए अवेलेबल है, और मशीन बी जो है हमारे पास वो 30 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो मशीन ए हमारे पास 16 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो मशीन ए की जो अवेलेबिलिटी आएगी लेस देन इक्वल्स टू 16, यानी आप उसमें 16 आवर्स तक काम कर सकते हो या उससे कम करो। और मशीन बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 30 आ जाएगी। एक बार बस मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, ये नो टाइम ऑन मशीन बी है या कुछ टाइम आपको दिया हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। नो टाइम है, ठीक है। उसके बाद अब इससे तो बन जाएंगे आपके कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगा, पहला अगर हम मान के चलेंगे कि जो चेयर्स हैं हम एक्स बना रहे हैं, टेबल हम वाई बना रहे हैं, तो एक चेयर पे मशीन ए पर 2 घंटे लगते हैं, तो एक्स चेयर के लिए कितने हो जाएंगे 2x। तो 2x आपके पास मशीन के आवर्स हो गए, और टेबल के लिए 5y हो गए। ये मशीन ए की बात कर रहे हैं। मशीन ए 2x का टाइम लगाएगी चेयर के लिए, 5y का टाइम लगाएगी टेबल के लिए, और जो मशीन के आवर्स अवेलेबल है लेस देन इक्वल्स टू 16। ये बन गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड में कह रहा है कि चेयर के लिए तो हो जाएगा 6x, और
टेबल के लिए टाइम चाहिए ही नहीं, तो 0y लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। लेस देन इक्वल्स टू 30, ये बन गया आपका सेकंड कंस्ट्रेंट। और इसके अलावा जो x और y हम अब पीछे क्वेश्चन में यूज कर रहे थे वो आपको यहाँ पर कहीं मिलेंगे नहीं। वो आपको खुद से ध्यान रखने हैं कि जो x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आपको जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं सभी के अंदर ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कुछ डाइट बनाओगे, कुछ सामान खरीदोगे, कुछ आपकी स्पीड निकालनी होगी, तो हर एक केस में आप नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाल सकते। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, मैन्युफैक्चरिंग करोगे नेगेटिव नहीं हो सकती, कुछ आप कुछ उसमें चीज़ मिला रहे हो वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हमेशा इसमें एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही रहती है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप उसमें एक्स की वैल्यू 0 ले लो या वाई की वैल्यू 0 ले लो, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कंस्ट्रेंट आपके हमेशा रहेंगे। उसके अलावा अब देखो कि यहाँ पर जेड क्या बनेगा। तो जेड के लिए कह रहा है कि प्रॉफिट गेन बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम ए चेयर एंड ए टेबल इज ₹2 एंड ₹10। 2 रुपए का प्रॉफिट तो टेबल पर मिल रहा है, चेयर पे मिल रहा है, और 10 रुपए का प्रॉफिट टेबल पर मिल रहा है। तो जेड आ गया इसका 2x प्लस 10y। और क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये इसका कंस्ट्रेंट आ गया। नेक्स्ट में कहता है कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैजेट्स ए एंड बी। दो तरह के गैजेट्स यहाँ पर बनते हैं, विच आर फर्स्ट प्रोसेस इन द फाउंड्री शॉप एंड देन सेंड टू द मशीन शॉप फॉर द फिनिशिंग। जो टेबल हम बना रहे थे, टेबल इसने ऑलरेडी आपको बना के दे रखी है, फाउंड्री शॉप भी और मशीन शॉप भी। हम दो तरह के गैजेट बना रहे हैं, गैजेट ए और गैजेट बी। जो फाउंड्री मशीन है वो अवेलेबल है हमारे पास 1000 द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ द लेबर रिक्वायर्ड ईच शॉप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी द नंबर ऑफ मैन आवर्स। ये नंबर ऑफ मैन आवर्स दे रखे हैं, ये 1000 आवर्स है, वो 600 आवर्स है। ठीक है, तो अब फाउंड्री के अंदर जो टाइम लगेगा वो लग गया यहाँ पर 10x का। जो ए प्रोडक्ट है उसको मान लेते हैं कि ये x लेना है, जो बी प्रोडक्ट है इसको मान लेते हैं कि हमने y बनाना है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा उसमें, तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब इसको बनाने के लिए कंस्टेंट देखो, जो फाउंड्री है आपके पास ये हो जाएगा 10x प्लस 6y, और इतने घंटे के लिए अवेलेबल है तो लेस देन इक्वल्स टू 1000। टू कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो। पिछले केस में भी अगर कुछ कुछ कॉमन निकल रहा था तो कॉमन निकाल देना। जैसे यहाँ तो कॉमन कुछ नहीं था, यहाँ पर 6 कॉमन आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आपका थर्ड कंस्टेंट सेकंड बन जाएगा, इसको छोड़ देना। इसमें भी कॉमन देखो, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 5x प्लस में 3y, और यहाँ आ जाएगा 500। ये बन गया हमारा फर्स्ट। मशीन शॉप का डाटा लेते हैं तो वहाँ पर से आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 600। इसके अलावा x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये बनेगी। इन्फॉर्मेशन आपकी देख लेना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज हो जानी चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो बच जाए। तो ये डाटा दे रखा है, ये सारा यूज हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए गैजेट ए इज ₹30 एज कंपेयर्ड विद ₹20 ऑन द गैजेट बी। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एलपीपी टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज करना है आपको, पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 30x का, दूसरे पे प्रॉफिट हो जाएगा 20y। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि फॉर्म इज इंगेज इन ब्रीडिंग पिग्स। द पिग आर फेड ऑन द वेरियस प्रोडक्ट ग्रोन ऑन द फॉर्म in view of the need to ensure certain nutrients constituents, call them X, Y and Z। तीन तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको देने हमें। इट इज नेसेसरी टू बाय टू एडिशनल प्रोडक्ट से ए एंड बी। वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कंटेन 36 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट X, 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स Y एंड 20 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स Z। तो जब आप उसमें ए वाला जो प्रोडक्ट लोगे, ए जो प्रोडक्ट लोगे, तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स बनाने हैं। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एक्स की, कैपिटल एक्स की, कैपिटल वाई की और कैपिटल जेड। कितनी कितनी है, ये आपको चाहिए 3 यूनिट। ए कंटेन 36 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्स, 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट वाई, 20 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जेड। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, जो बी प्रोडक्ट है
इसके लिए कितना चाहिए आपको, 6 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्स, 12 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट वाई और 10 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट जेड। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एक्स वाई एंड जेड इज 108। जो न्यूट्रिएंट एक्स है इसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम है 108। मिनिमम का मतलब है कि ज़्यादा भी आप डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना तो होना चाहिए। तो इसमें आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। इसमें चाहिए आपको 36, इसमें चाहिए आपको 100। तो प्रोडक्ट ए कॉस्ट ₹20 पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी कॉस्ट ₹40 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द अबव एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। तो यहाँ टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। जेड को आपको पहले बनाना, पहले बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता लग गया भाई जेड हमारा ये करना है, हमें मिनिमम करना है कॉस्ट को। तो जेड हमें कितना चाहिएगा, 20 रुपीज़ की कॉस्टिंग यहाँ पर पड़ रही है और 40 की यहाँ पर पड़ रही है। ए हमारे पास एक्स यूनिट मान लिया हमने, बी हमने वाई यूनिट मान लिया जो बनाना है हमें। तो इसमें जो कंस्ट्रेंट आपका बनेगा 36x प्लस में 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। 6 कॉमन निकाल दो। दूसरा 3x प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। 3 कॉमन निकालो यहाँ पर। 20x 10y, यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल दो। ये आपका बन गया थर्ड कंस्ट्रेंट। इसके अलावा x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये बन गया यहाँ पर फोर्थ कंस्ट्रेंट। ये हो गया आपके पास डाइट प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम आएंगी या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आएगी, उसको टेबल बना के करोगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि देर इज ए फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द टू प्लेसेस पी एंड क्यू। ये होगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री पी पर है, एक फैक्ट्री क्यू पर लोकेट है। फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटी इज डिराइव टू ईच ऑफ द थ्री डिपो सिचुएटेड एट ए बी सी। अब वहां से आपको सामान जो है वो पहुंचाना है, एक पी है और एक क्यू है। आपको सामान पहुंचाना है ए के पास, बी के पास और सी के पास। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपोट आर 5, 5 एंड 4 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जो वीकली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 5, 5 और 4, मतलब इसको 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और इसको 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। द कमोडिटी वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री एट पी एंड क्यू आर 8 एंड 6। फैक्ट्री पी के पास 8 यूनिट की कैपेसिटी है और इसके पास 6 यूनिट की कैपेसिटी है। इन तीनों का जो टोटल आएगा वो हमेशा इन दोनों के बराबर होगा। यानी जो इनके पास कमोडिटी होगी वो सारी की सारी आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। ये आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है। तो पहले एक कंस्टेंट बनाते हैं, कॉस्ट को बाद में देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो ए है वो यहाँ से एक्स यूनिट ले रहा है। ठीक है, ए जो है वो यहाँ से एक्स यूनिट ले रहा है, बी यहाँ से वाई यूनिट ले रहा है। तो अब एक्स वाई आपका आ गया, जेड में आप ले नहीं सकते, दी हुई इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में रखनी है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि इसके पास टोटल 8 था, 8 में से x इसने यहाँ दे दिया, y इसने यहाँ दे दिया, तो जो बच गया, बचा कितना, 8 माइनस एक्स माइनस वाई। ये जो बच गया ये इसने यहाँ पर दिया। अब इसका नीचे वाले से कैसे बनाना है, क्योंकि एक्स वाई तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। इसमें आप जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको यूज करो। इसको चाहिए था 5 यूनिट, 5 में से इसने x यहाँ से ले लिया, तो जो बाकी बचेगा वो इसने यहाँ से लिया, कितना, 5 माइनस एक्स। इसको चाहिए था 5 यूनिट, y इसे यहाँ से मिल गया, तो इसने ले लिया 5 माइनस वाई। इसको चाहिए था 4 यूनिट, यहाँ से इसने इतना ले लिया, तो 4 में से इन तीनों को माइनस कर, तो ये x और y तो पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 माइनस 8 माइनस 4 आ गया। तो ये इनकी सप्लाई होगी कि यहाँ से इतना इतना सप्लाई कर। अब जो सप्लाई आप करोगे तो सप्लाई हमेशा पॉजिटिव ही होगी या जीरो हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती सप्लाई। तो जितने भी टर्म्स यहाँ पर आपने लिए हैं सबको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ले लो। पहला एक्स सप्लाई हो रही थी,
दूसरी सप्लाई वाई थी, फिर तीसरी सप्लाई है हमारे पास 8 माइनस एक्स माइनस वाई। इसमें एक्स और वाई दोनों को आप उधर ले जाओ, ऐसे लिख लो, या इसको आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऐसे एक्स प्लस वाई को इधर लिखते हो, साइन को उल्टा करके यहाँ ऐसे डाल दो। उसके बाद फिर ऊपर की सप्लाई होगी तीनों। अब ये सप्लाई लेते हैं 5 माइनस एक्स, इसमें भी यही काम करो, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर 5 माइनस वाई, उसके बाद है एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो ये इसके कंस्ट्रेंट बन गए। और उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उससे हमें इसका जेड बनाना है। तो ये कह रहा है कि जब पी से ट्रांसपोर्ट किया इसने ए के पास तो कॉस्ट इसको पड़ेगी 16 रुपए की, तो 16 इसकी कॉस्ट पड़ रही है। ऐसे ही अगर पी से ट्रांसपोर्ट करते हैं बी की तरफ तो कॉस्ट है इसकी 10 रुपये, इसकी है 15 रुपये। इसकी कॉस्ट है 10, इसकी है 12, इसकी है 10। तो इतना माल सप्लाई हो रहा है, इतनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका जेड बन जाएगा। 16x 10y, और तीसरे वाले में 15 को मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस एक्स माइनस वाई से, 10 इंटू 5 माइनस एक्स, 12 इंटू 5 माइनस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। ब्रैकेट इनकी ओपन कर लो, 15 8 120, 15x 15y 50, 10x 12 पंजे 60, 12y 10x 10y माइनस 40। अब देखो यहाँ पर x वाली टर्म 16x ही हो गया, 16 माइनस 15 1x हो गया, 1 माइनस 10 माइनस 9 हो गया, माइनस 9 प्लस में 10 तो 1 आ गया, यानी x आ गया। y वाली टर्म देखो 10y माइनस 15 माइनस 5 हो गया, माइनस 5 और माइनस 12 माइनस 17, माइनस 17 प्लस में 10 यानी माइनस 7। उसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये 120 प्लस में 50 ये आ जाएगा 170, 170 प्लस में 60 230, 230 में से 40 माइनस कर दोगे आ जाएगा 190। तो ये बन जाएगा इसका जेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास, ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये जनरली आपको हर बुक में नहीं मिलेगी, सीबीएसई हैंडबुक में इसके आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें कहता है कि एक कंपनी हैज़ टू ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर नेमली ग्रुप ए एंड बी। एक कंपनी है जिसमें दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ए है एक ग्रुप बी है, हु आर असाइन टू डू ए क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क। उनको एक इंस्पेक्शन वर्क दिया गया क्वालिटी चेक करने। इट इज रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट 1800 पीसीज आर इंस्पेक्टेड फॉर 8 आवर्स अ डे। 8 घंटे का जो काम होगा उसमें कम से कम 1800 पीसीज इंस्पेक्ट करने हैं, ये उनको टारगेट है। इट इज नोन दैट इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप ए कैन चेक पीसीज एट द रेट ऑफ 25 पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। जो ग्रुप ए के इंस्पेक्टर है वो 1 घंटे के अंदर 25 पीस चेक करते हैं और उसमें एक्यूरेसी उनकी 98% रहती है, मतलब 98% वो काम ठीक कर रहे हैं, 2% की गड़बड़ है। वाइल इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप बी कैन चेक एट द रेट ऑफ 15 पीसेस पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 95%। ग्रुप बी के थोड़ा सा सुस्त है, वो 15 पीसेस चेक करते हैं 1 घंटे के अंदर और एक्यूरेसी भी उनकी कम है 95%। The inspector of group A and B are paid rupees 40 and rupees 30 per hour respectively to do the work. A और B को इतना इतना पे मिलता है काम करने के लिए पर आवर के हिसाब से। Each time an error is caused by the any inspector, it cost a loss of rupees 20 to the company. और जो इंस्पेक्टर जो गलती कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे 2% है, ये 5% है, जो ये गलती कर रहे हैं, उस गलती की वजह से कंपनी को 20 रुपए का नुकसान होता है।
द कंपनी हैज 8 इंस्पेक्टर इन ग्रुप ए एंड 10 इन ग्रुप बी। कंपनी में 8 इंस्पेक्टर ग्रुप ए में है और 10 इंस्पेक्टर ग्रुप बी में है। तो कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर टू मिनिमाइज टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है, तो किस तरह से वर्क उनको असाइन किया जाए। तो मान लेते हैं जो ग्रुप ए के इंस्पेक्टर है वो है एक्स, ग्रुप बी के इंस्पेक्टर है वाई। तो ग्रुप ए के अंदर जो इंस्पेक्टर थे वो 8 थे, तो इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल्स टू 8 हो जाएगी। तो ग्रुप बी की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गई। ठीक है, अब ये काम कर रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ वर्कर जो है ये काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं कि 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, और 1 घंटे के अंदर ये 25 पीसीस चेक कर रहे हैं। तो एक इंस्पेक्टर ने 1 घंटे के अंदर 25 पीस चेक किए, तो 25x प्लस दूसरा इंस्पेक्टर है उसने 1 घंटे में कितना चेक किया, उसने चेक किया 15। जो नंबर ऑफ पीसीज है वो चेक होनी चाहिए, 8 घंटे का काम इसका निकालेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ पीसीज जो चेक करने कम से कम इतने होने चाहिए। यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकाल दो, तो वही आ जाएगा 25x प्लस में 15y, यहाँ 2 रह जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा 50x, और भी कॉमन निकल जाएगा, 2 और कॉमन निकल जाएगा, तो क्या 10 कॉमन निकल जाएगा, 5 यहाँ से निकाल दो, 2 यहाँ से निकाल दो, तो ये रह जाएगा 5x प्लस में 3y, और ये आ जाएगा 45। ये बन गया आपका कंस्ट्रेंट नंबर 3। और उसके बाद जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है उससे आपको बनाना है जेड। बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या है, तो कंपनी कह रही है भाई ग्रुप ए के जो इंस्पेक्टर है उनको 40 रुपये तो हम दे रहे हैं। तो पहले ग्रुप ए का अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है। तो ग्रुप ए में कंपनी ने कहा कि भाई हमको 40 रुपये तो उनको हम सैलरी दे रहे हैं, प्लस वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो 25 पीसेज को चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो इनएक्यूरेसी है वो 2% की है, 2% वो गलत चेक कर रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी को 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये कितना बन गया, 40 प्लस में 25 फोन में 100 आ गया, ये 10 से 20, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 10। तो कंपनी को ये कॉस्ट पड़ रही है 50 रुपये, 50 रुपये, लेकिन ये 1 घंटे की है। ठीक है, ये पर आर, ये पर आर की है, पर आर की है, और एक इंस्पेक्टर का है। ऐसे ग्रुप बी का निकालते हैं, ये पर आर को कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है कंपनी को। कंपनी ने कहा भाई हम 30 रुपये तो इनको दे रहे हैं, प्लस अब ये जो चेक कर रहे हैं कितने पीस चेक कर रहे हैं, 15 पीस चेक कर रहे हैं, जिसमें इनएक्यूरेसी उनकी 5% है, इसकी वजह से कंपनी को 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 45। तो इससे बनाते हैं हम जेड। जो ग्रुप ए के इंस्पेक्टर हैं उनकी 50 रुपये कॉस्टिंग पड़ रही है, और कितने इंस्पेक्टर हैं, एक्स इंस्पेक्टर हैं, प्लस 45 रुपीज़ यहाँ कॉस्टिंग पड़ रही है, वाई इंस्पेक्टर है, और ये 8 घंटे काम करेंगे, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई और कर देना है, तो आ जाएगा 400x प्लस में 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 400x प्लस में 360y, ये इसका बन जाएगा जेड। तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों चीज़ करनी है, हमने सॉल्यूशन करना भी सीख लिया, और हमने इसका जो फॉर्मुलेशन करना वो भी सीख लिया। तो 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि एक यंग मैन राइड इज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर, ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। ये कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है तो 2 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल पे लगते हैं। इफ़ ही राइड एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, यानी स्पीड बढ़ा देता है, तो पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होकर 5 रुपये हो जाती है।
ही हैज रुपीज 100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल एंड विशेस टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। पापा ने उसको 100 रुपए दिए कि बेटा पेट्रोल के लिए इतने पैसे मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे से फालतू चलानी नहीं है बाइक, 1 घंटे से पहले पहले उसको घर लेकर आ जाना। ये दो कंडीशन पापा ने लगा दी। तो एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट ग्राफिकली। तो पहले इसको एलपीपी बनाओ, फिर इसको सॉल्व करो। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है, दो तरह के डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद 25 किलोमीटर पर आवर बी एक्स किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इस स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इतने घंटे का टाइम ये डिस्टेंस को कवर करने में लगा। दूसरा मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये मान लेते हैं वाई। तो यहाँ से जो टाइम है वो कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब उसके पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए। खर्चा उसका कितना बन रहा है? अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 2 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा लग रहा है। तो वो अगर x किलोमीटर जाएगा तो 2 किलोमीटर का खर्चा हो गया 2x, और अगर वो y किलोमीटर जा रहा है इसका खर्चा है उसको 5 रुपए पड़ रहा है। ये दोनों खर्चे मिलाकर पापा ने कितनी मनी दी है? पापा ने दिए 100 रुपए। तो 100 से कम में उसको काम चलाना, ज्यादा वो खर्च कर ही नहीं सकता। और टाइम दिया पापा ने उसको 1 घंटे का। तो पापा ने कहा भैया ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों टाइम मिलाकर तेरे पास 1 घंटे का टाइम है, फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोस्तों के साथ घर आ जाना है 1 घंटे। यहाँ पर एलसीएम लेके इसको इधर ले आओ। 25 और 40 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 100, 200, 200 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 40 पंजे 200। तो ये आ जाएगा 8x प्लस में 5y लेस देन इक्वल्स टू 200। अब जो डिस्टेंस ये ले रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ये भी आएगा ही आएगा। तो ये तीन तो हो गए कंस्ट्रेंट। जेड क्या है? वो चाहता है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करे, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करे। तो डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। तो जेड आ गया एक्स प्लस वाई। इसको करना है आपको मैक्सिमाइज। बस इसको अब सॉल्व करो, ग्राफ बनाओ इसका। एक्स की वैल्यू पहले कंस्ट्रेंट में एक्स की वैल्यू 0 करते हैं तो वाई आ जाएगा 20। वाई 0 करते हैं तो एक्स आ जाएगा 50। दूसरे कंस्ट्रेंट में एक्स को 0 करते हैं तो वाई आ जाएगा 40, और वाई को 0 करते हैं तो एक्स आएगा 200/8। 200/8 कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8, 25/2। 25/2 मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आपका पॉइंट बनेगा, इसको भी सॉल्व कर लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो यहाँ पर 5y है, ये भी 5y है, माइनस कर देता हूँ इन दोनों को, ये कैंसिल, 8 में से 2 गए 6, यहाँ पर आएगा 200, 100। तो 6x = 100। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100/6 यानी 50/3। एक्स की वैल्यू अगर 50/3 है तो वाई की वैल्यू, एक्स की जगह रखा हमने 50/3, ये 50 दूनी 100 हो गया, 100/30, 3, इसको उधर ले जाओगे तो 5y आ जाएगा आपका 100 - 100/3। तो ये आ जाएगा 200/3। 5 से इसको काट देंगे, 40/3। वाई की वैल्यू आ गई 40/3। तो ये 50/3, ये 40/3।
अब शेडेड पोर्शन आप देखोगे इसका, तो यहाँ पर भी लेस का साइन है, यहाँ भी लेस का साइन है, तो दोनों में ट्रू आएगा। 0 < 100, दूसरे में 0 < 200, तो इनका जो शेड है वो ये होगा। कॉर्नर पॉइंट और जेड, जेड 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 है इसका x+y। तो कॉर्नर पॉइंट आ गया एक तो 0 20, एक आएगा 50/3, 40/3, और एक आ जाएगा 25/2 एंड 0। इसको पुट करेंगे आ जाएगा 20। 50 40 90, 90 को 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 30। 25/2 ये रहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा 30। तो इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ठीक है, 100 रुपये में और 1 घंटे के टाइम। नेक्स्ट आपके पास ये डाइट प्रॉब्लम आ गई। डाइट में कह रहा है इट इज ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। विटामिन ए और मिनरल्स की आपको टोटल क्वांटिटी दे रखी है भाई, कम से कम इतना हमारे पास है। टू फूड F1 एंड F2 आर अवेलेबल। दो तरह के फूड हमारे पास अवेलेबल हैं, F1 और F2। ये मान लेते हैं हम x ले लेंगे, ये हम ले लेंगे y। अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम कर देना, यूनिट है तो x यूनिट और y यूनिट, ये स्टेटमेंट में लिखना है आपको, ठीक है। लेट फूड F1 टेकन एज x यूनिट। अब फूड F1 की जो कॉस्ट है वो 4 रुपये पड़ रही है, F2 की कॉस्ट 6 रुपये पड़ रही है, ये तो इससे तो बनेगा हमारा z, 4x और 6y। तो 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए आपके पास है, फूड F1 में चाहिए 3 यूनिट और 4 यूनिट चाहिए मिनरल्स। फूड F2 के अंदर 6 यूनिट विटामिन ए, 3 यूनिट ऑफ मिनरल्स। फॉर्मूले, और ये कितना कितना था हमारे पास, 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और ये यहाँ पर 100। एटलीस्ट आ गया तो एटलीस्ट में आपको ये वाला सिंबल लगाना है। फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड फाइंड ग्राफिकली द मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट आपको करनी है मिनिमम। कंस्टेंट बनाओ। कंस्टेंट आ गया 3x प्लस में 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये 80 लिखा हुआ है भाई, 86 नहीं है, तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा। दूसरा बनाया 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। z एक आपका ये बन गया, z ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाओ। x को 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 80/6। 80/6 का मतलब 40/3, और 40/3 का मतलब है 13 पॉइंट समथिंग। y को 0 करते हैं तो x आएगा 80/3, मतलब लगभग 27 के आसपास। तो ये लाइन ऐसे आ गई। दूसरे वाले में अगर x को 0 पुट करते हैं तो y आएगा 100/3, यानी 33 पॉइंट समथिंग। और यहाँ y 0 करते हैं तो x आ जाएगा 25, तो इससे पहले ही आएगा कहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों को सॉल्व करके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्यूशन वर्बली आप कर सकते हो, वर्बली करो, नहीं वर्बली भी कोई दिक्कत आती है तो फिर साइड में रफ में कर लो, लेकिन सही निकालना सॉल्यूशन। जैसे अब यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हेलो। हाँ मैं आ ही रहा हूँ, थोड़ा बस 5 मिनट रुक जाओ बस। यहाँ से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 6y, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 8, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा 200, 200 में से 80 माइनस करोगे 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। x की वैल्यू आ गई 24,
वाई की वैल्यू देखो, यहाँ 24 चौक 96, 96 को वहाँ लगे माइनस करूंगा तो 4/3, तो 1 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ रही है। तो ये पॉइंट आ गया आपका 24 and 4/3। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका शेडेड पोर्शन देखो, इसमें पुट करेंगे तो देखो 0 > 80 फॉल्स आएगा। दूसरे में करोगे तो यहाँ पर भी ये फॉल्स आ रहा है, तो इसका जो शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा दोनों का, तो कॉर्नर पॉइंट इसका ये बन गया। और जेड है इसका 4x + 6y, तो कॉर्नर पॉइंट में एक तो 0 और 100/3 आ जाएगा, दूसरा 24 and 4/3, फिर नीचे 80/3 और 0। तो यहाँ पर पुट करेंगे देखो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। 24 चौक 96 हो गए ये, और यहाँ से करेंगे 2 चौक 8, 96 और 8 104। 80 यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 320/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 106.66, इस तरह से चलेगा। तो इसमें आपसे पूछा गया मिनिमम, मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी 104। अब लेकिन चेक करना पड़ेगा क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, ध्यान रखना अनबाउंडेड है तो चेक करना है। चेक किसको करना है? जेड को। जेड क्या है आपका 4x + 6y। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू कितनी है 104, तो एक पॉइंट तो हमारा ये आएगा ही आएगा। दूसरा पॉइंट, आप वाई को 0 पुट कर लो, एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, 4 6 24, 26। तो 26 इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। तो अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं इसकी, तो ये शेडेड रीजन से पास नहीं हो रहा, ये इसके बाहर से जा रहा है। बाहर से जा रहा है तो इसका मतलब है, आप ये दिखा दो विच डज नॉट पास थ्रू शेडेड रीजन, therefore minimum value is 104 at 24 and 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मर्चेंट प्लान टू सेल टू टाइप ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, ए डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल, दैट विद कॉस्ट ₹25,000 एंड 40,000। दो तरह के हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर है, एक पर्सनल कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप मॉडल और एक पोर्टेबल मॉडल। तो डेस्कटॉप मॉडल तो 25,000 का है और पोर्टेबल मॉडल 40,000 का है। ही एस्टिमेट दैट द टोटल मनी डिमांडेड मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट। तो उसने एनालाइज किया कि भाई पूरे महीने के अंदर 250 यूनिट से ज़्यादा की डिमांड नहीं है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो कितने दोनों टाइप कंप्यूटर वो कितने कितने ले। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो डेस्कटॉप मॉडल है, डेस्कटॉप मॉडल वो एक्स ले रहा है और पोर्टेबल मॉडल वो वाई ले रहा है, तो इन दोनों की जो टोटल डिमांड है एक महीने के अंदर कह रहा है 250 से ज़्यादा नहीं है, तो 250 खरीदेगा या उससे कम खरीदेगा। आगे कहता है विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट उसे लेना है। ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, लेकिन वो 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। तो जो डेस्कटॉप मॉडल वो ले रहा है वो एक मॉडल है 25,000 का, तो डेस्कटॉप मॉडल पर उसने लगा दिए इतने पैसे, और पोर्टेबल मॉडल 40,000 का है, और इन दोनों की जो कॉस्टिंग है वह 70 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख। 3 3 6, तो देखो 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, ये तो कॉमन गई। उसके अलावा 5 कॉमन और निकल जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 5x, यहाँ रह जाएगा 8y, और यहाँ से 3 जीरो तो चली गई थी, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 14 पंजे 70, 1400 ये आपके पास आ गया। तो यानी यहाँ पर बन गया आपके पास सेकंड कंस्ट्रेंट। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 4,500 का इस पर हो रहा है, पोर्टेबल पर इतना हो रहा है। उससे पहले ये एक्स और वाई और बना दो, नहीं तो भूल जाएंगे इसको। जेड आ गया 4,500 एक्स प्लस में 5,000 वाई। अब यहाँ पर इसका आप बना दो ग्राफ।
एक्स की वैल्यू 0 तो वाई 250, वाई की वैल्यू 0 एक्स 250। यहाँ पर एक्स को 0 करोगे तो वाई आ जाएगा, 1400 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1400/8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 175। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 175, 175 आ जाएगा इससे नीचे इधर। ये वाली लाइन तो हमारी ये आ गई है। और अगर हम वाई को 0 करते हैं तो एक्स आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280। ये लाइन हमारी ये आ गई। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 5x, 5x से 5x कैंसिल, ये 5y, 8 में से 5 गए 3y, और इसको 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1250। 1400 में से 1250 आप कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 5, 3 में से 2 गए 1। ठीक है जी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। y की वैल्यू 50 आ गई, y 50 है तो x हो जाएगा 200। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसके अलावा इनका जो शेडिड पोर्शन है, देखो दोनों में ही लेस लेस है, इसमें भी लेस है, इसमें भी लेस है, तो ट्रू ही आएगा इसमें, यानी टू वर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। तो कॉर्नर पॉइंट आपके ये चारों आ गए। लिखना सारा वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख लिख के बताए हैं, वो सारी चीज़ आप मेंशन करना। z कितना है, z है 4500x प्लस में 5000y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 है, एक 250 0 है, 0175 है, और एक 200 और 50। तो यहाँ से तो 0 आएगा। यहाँ से देखो 25 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पंजे 125, बचे 12, 25 चौक 100 और 12 112, 2 0 और लगा दो, प्लस ये तो है ही नहीं। ठीक है, ना आ गया 1,12,500। 175 को यहाँ पर करते हैं तो 3 0 ये आ गई, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 और 3 8, 175। और फिर ये वाला पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 45 दूनी 90, और 1 2 3 4, प्लस 5 यहाँ पर करते हैं, 5 पंजे 25, 25,000 ही है इसमें 0। ठीक है, सॉरी 25 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा था तो 1 0 और आएगी। यहाँ पर आ गया आपके पास 5 और 9 और 2 11, 11,50,000। तो अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, यही आ रहा है 11,50,000। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एलपीपी का जो टॉपिक है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी और एलपीपी के पूरे 8 के 8 नंबर आप इजीली ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल। Jungle.